क्या अनुभव रहा आपका? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ITV को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। और 13 मार्च को मैंने वंदे भारत ट्रेन चलाई थी सोलापुर से मुंबई। वही बात को हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने 26 मार्च को अपनी मन की बात में बड़े गर्व से सराहना की थी। उन्होंने कहा कि आपने देखा ही होगा कि हमारे सुरेखा यादव, जो भारत की ही नहीं एशिया की पहली महिला रेल चालक है, जिन्होंने अपने कार्य में और एक उपलब्धि प्राप्त की कि वह भारत की वंदे भारत ट्रेन चलाने वाले भी पहला रेल चालक बन गई है। ये जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया है, इतना एनकरेजमेंट मिल गया है। I thank our Honorable Prime Minister that he has uttered this word and he has encouraged me to continue in the same way. And one more thing, ये मैं कहना चाहती हूँ कि शांत रह के अपना कार्य करते रहिए। दुआएं अपने आप उतर आती है। जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में उतर आई, मुझे और दुआएं दे की गई। और सभी बेटियों के लिए भी उन्होंने यही रखा कि आप सभी भी अपने लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो भी काबिलियत है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहिए। यही उदाहरण लेके धन्यवाद। मैं फिर लौटता हूँ अपने सवाल के साथ आपके पास। पूनम जी मेरे बगल में हैं, उषा जी हैं। तो इन लोगों ने कहा कि सवाल से अब इससे पहले मैं मिल रहा था तो बोले सीधे सीधे सवाल पूछिएगा। बड़े शहरों में घुमा फिरा के लोग पूछते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम जवाब क्या दें। हम कह नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछेंगे। आप उत्तराखंड में बागेश्वर धाम में कोविड के दौरान जब दुनिया में कोहराम मचा हुआ था, घर घर जा कर के लोगों को वैक्सीन लगाती थी। उस समय जब आपकी अपना बच्चा 5 महीने 6 महीने का था, एक बिटिया 5 साल की थी, प्रधानमंत्री ने फोन किया, आपका जिक्र किया। वो वक्त जो आपने चुना एक मुश्किल वक्त था, घर से बाहर निकलना, लोग कहते घर से बाहर गए तो आप बीमारी लेकर के आएंगे। आपके लिए चुनौती कितनी बड़ी थी उस समय? सभी लोगों को नमस्कार। उस समय जब मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई थी तो मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ कि हाँ इतने बड़े प्रधानमंत्री जी मुझसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद कि हाँ मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे सराहा, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोविड वैक्सीनेशन जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय क्या था कि लोगों के अंदर बहुत डर था, मेरे अंदर भी था बहुत डर कि हाँ मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में आऊँगी और कहीं अगर मुझे कोविड हो गया तो बच्चों को हो जाएगा। तो और फिर ये था मन में कि नहीं, समाज के लिए मुझे कुछ करना है और सभी लोग सुरक्षित हों, मेरे देश के लोग सुरक्षित हों, मेरे समाज के लोग सुरक्षित हों। यही मन में मेरा विश्वास था कि नहीं, हमें जो कोविड बीमारी है इसे अपने देश से दूर भगाना है, अपने समाज को सुरक्षित करना है। आप नर्सिंग का काम करती हैं और उत्तराखंड के बागेश्वर में जहाँ घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, दूर दराज की बस्ती होती है, जाना होता है, आना होता है, काम बहुत मुश्किल है। ये जज्बा कैसे आपके भीतर पैदा हुआ कि मुझे करना है लोगों के लिए? इसमें मेरे पापा का सबसे बड़ा हाथ है कि मेरे पापा उसमें फौज में थे। तो उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है कि नहीं बेटा, समाज की सेवा हमें करनी है और हमें अपने कर्तव्य करना चाहिए जो हमारे समाज के प्रति है। तो बचपन से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर डॉक्टर तो नहीं बन पाई, नर्स बनी। फिर मैंने बोला नहीं, काम छोटा हो या बड़ा हो, मुझे समाज के लिए कुछ करना है और अच्छा करना है। अच्छा करना है। उषा जी मेरे बगल में हैं, उषा जी पद्मश्री हैं। उषा जी की जिंदगी वहाँ से शुरू होती है जहाँ लोग नर्क भोगते हैं। अगर जिंदा आदमी नर्क भोगता हुआ अपने आप को पाता है और कई बार उसको लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है और आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपसे राखी बंधवाता है। कितना संघर्ष रहा होगा। उषा जी, हिंदुस्तान की महिलाएं खास करके आपको सुन रही हैं, आप अपने बारे में और अपने संघर्ष के बारे में बताइए ज़रूर। नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर, मुझे बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
देखिए मेरी ज़िंदगी बहुत ही पहले बहुत बेकार थी। मैं 7 साल की थी तो एक लड़की थी, मैं भी जब मम्मी के साथ जाती थी एक काम करने के लिए मेला ढोने का, तो हम लोगों में ऐसे सोचते थे पहले कि लड़कियां और लेडीज ही हम लोग ये काम करेंगे, तो मतलब जेंट्स क्यों नहीं कर सकते काम, हम ही जब लड़कियां और लेडीज से करते हैं तो फिर वही काम में हम लोग लगे हुए थे, यही मेला ढोने के कार्य में। फिर मैंने 2003 से काम छोड़ा और मुझे सुलभ इंटरनेशनल मिला, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने हम लोगों की मदद की इस कार्य में। उन्होंने कहा ये काम तुम छोड़ो और अच्छा कोई काम करो। तो देखिए हम लोगों ने ये काम छोड़ा तो आज हम लोग यहाँ तक आए। हम भी एक लेडीज हैं, हम भी लड़की थी एक समय पर, लेकिन हम लोगों को कभी इज्जत और सम्मान कभी नहीं मिला था पहले, लेकिन आज है कि हम लोगों को हर जगह पर इज्जत और सम्मान मिला है। लेकिन पहले तो मैं उनको कहूँगी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, डॉक्टर पाठक जी ने। उनके बाद कहूँगी कि देखिए जो देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सभी लेडीज़ों को इतना आगे बढ़ाया है सच्चाई के साथ। जैसे कि हम लोग बिल्कुल एक नीचे पैरदान पे खड़े थे और उन्होंने हमें इस लायक समझा भारत सरकार ने, और इतना बड़ा मुझे पुरस्कार दिया है उन्होंने पद्मश्री के नाम से, जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो देखिए मैं उनको ही धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझा एक लेडीज़ को। तो मैं सबको ही लेडीज़ों को बताना चाहती हूँ कि काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने आप में ये नहीं समझना चाहिए कि कोई काम छोटा है। पहले मैं खुद भी ये समझती थी कि काम बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा काम हो जाए कि मोदी जी ने मुझे बुलाकर पुरस्कार दिया और अपने में खुद गई थी उनके हाथ में राखी बांधने के लिए। तो जैसे कि उनके जो गार्ड खड़े होते रहते, उन्होंने कहा कि उषा जी आप राखी को रख दो। तो मैंने कहा कोई प्रधानमंत्री जी कोई मूर्ति थोड़ी नहीं है जिनके हाथों पे मैं रखूंगी राखी। भाई मैं इतनी दूर से आई हूँ अलवर राजस्थान से, तो मैं उनको राखी तो बांधूंगी। तो मैंने अच्छे से राखी बांधी और बिल्कुल जिसे सबका इज्जत और सम्मान मोदी जी करते हैं उसी तरह से हम लोगों का भी किया। ये एक छोटी सी जिंदगी है उषा जी की। मेला ढोते ढोते आज आप हिंदुस्तान का जो पद्म सम्मान है उससे सम्मानित हैं। एक बड़ा मकाम है आपका, अलवर राजस्थान का दूर दराज का इलाका, वहाँ की महिला। जी सॉरी सर थोड़ा सा जी बोलिए। क्या जैसे कि पहले हम लोगों को बहुत छुआछूत करते थे, वो लोग हमारी छाया से वो लोग दूर हटते थे, लेकिन आज है कि सब लोग हमारा इज्जत और सम्मान करते हैं। मुझे वही लोग जिन्हों के घर पहले मैं कभी मेला ढोने का काम करती थी, आज वही हमारे यहाँ पर बुलाते हैं हम लोगों को। जो हम सामान बनाते हैं हमारी लेडीज बनाती हैं, 115 लेडीज हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं अलवर में। एक एनजीओ खोला हो रहा है हमने नई दिशा के नाम से। तो वहाँ पर हम अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ, जूट बैग, सिलाई, कढ़ाई, ये हम लोग सब करते हैं। जब हम लोग ये सामान बना रहे थे तो हमको यही लग रहा था कि हम लोग ये सामान बनाएंगे तो सही, लेकिन उसे खरीदेगा कौन। लेकिन आज देखिए डॉक्टर पाठक जी की वजह से, सुलभ की वजह से वो तो आज खरीद ही रहे हैं, लेकिन आज हमने इतना कुछ सिखाया लेडीजों को, सब अपने अपने पैरों पे लेडीज खड़े हुए हैं। बबीता मेरे साथ हैं। आप मध्य प्रदेश छतरपुर से हैं। छतरपुर वैसे मैं कहूँ कि जानते हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ जानते हैं ना, बागेश्वर धाम है, बाबा जी के चलते जानते हैं, लेकिन बबीता के चलते जानना चाहिए। बबीता वहाँ की ऐसी बेटी हैं जिन्होंने पहाड़ काट करके पानी का रास्ता तैयार किया और प्रधानमंत्री ने इनके काम के लिए इनकी तारीफ की। बबीता आपने क्या किया है अपने यहाँ? सबसे शुरुआत में इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, इंडिया न्यूज़, और यहाँ पर उपस्थित सभी अनुभवियों को प्रणाम। एक्चुअली मेरा नाम बबीता राजपूत है, मैं बुंदेलखंड के इलाके से आती हूँ जो छतरपुर जिले में है। और बुंदेलखंड आप लोगों को पता ही होगा कि सूखा ग्रसित में हमेशा ही सूखा ग्रसित के नाम से जाना जाता है। तो पानी की ज्यादातर से समस्या हमारे बुंदेलखंड में होती है और वहाँ की महिलाएं आज भी पर्दा प्रथा, वहाँ पर पर्दा प्रथा जैसी कुरीति वहाँ पर आज भी चलती है और वहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और आज भी वो यहाँ से अपने सर पर यहाँ से पल्लू करके पानी भरने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाती। इसी तरीके से मेरा गांव है अगरोठा, जहाँ पर भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और महिलाएं
1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाती, तो गर्मियों के समय में जो जमीन का जल स्तर था वो बिल्कुल से ही नीचे चला जाता था और पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती थी। 1-1.5 घंटे लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता था, वहां पर पानी नहीं मिल पाता था। और घर में आकर के उनके ससुराल वाले उनके साथ हिंसा करते थे, मारपीट करते थे, खाना क्यों नहीं बना, अभी तक इतनी देर क्यों होगी, इस तरीके के उनके साथ में होते थे। और इसी समस्याओं के जूझते कई बार हम लोग स्कूल ले जा पाते थे, कई बार छोटी सी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। वो पानी के प्रति इस तरीके से थे कि बहुत सारे लोग तो वहां शादी ही नहीं करते थे। भाई इस गांव में शादी नहीं करना ही, इस गांव में इस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो उसके पश्चात सोचते सोचते परमार्थ समाज सेवी संस्थान कई बार सोचते रहे कि पानी की समस्या खत्म हो, तो परमार्थ समाज सेवी संस्थान से डॉक्टर संजय सिंह जी और मानवेंद्र सिंह जी आए और जिन्होंने कहा कि आपके गांव की समस्या खत्म हो जाएंगी। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो कई बार बोल देते कि हम आपके गांव में टंकी लगवा देंगे, हैंडपंप लगवा देंगे या फिर नल लगवा देंगे, और कुछ नहीं होता है। चुनाव के टाइम पर भी ऐसी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, तो गांव वालों ने उन पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि गांव में सबसे ज्यादा परेशानियां अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर होती है। और महिलाओं के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज्यादा बच्चों की, घर संभालने की और पानी की समस्याएं होती हैं। इन सारी समस्याओं के जूझते महिलाएं काम करती हो, तो महिलाओं को तैयार किया, महिलाओं के साथ बातचीत की और महिलाओं को समझाया कि अगर हमारे गांव में बरसात का जल रुक जाएगा तो जायज सी बात है कि हमारे गांव का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो पानी की समस्या भी खत्म होगी।